प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें पत्रकार भी मौजूद थे, साथ ही पुलिस वाले भी मौजूद थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे। कातिल से पूछा जाता है कि तुमने कत्ल कैसे किया। तभी वो कहता है कि साहब करके दिखाऊं। जब बात करके दिखाने की आती है, रिहर्सल की बात आती है, तब एक पुतले को सूट सलवार पहनाए जाते हैं और सूट सलवार पहनाने के बाद उस कातिल को उस पुतले के पास छोड़ दिया जाता है। वो पुतले को बहुत बुरी तरह से पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको ज़मीन पर गिराता है और ज़मीन पर गिराने के बाद उस पुतले ने जो कपड़े पहने हुए थे उसी में उसका दुपट्टा भी होता है। उस दुपट्टे से वो गला घोंटता है और गला घोंटने के बाद उसके लेफ़्ट साइड में वो गांठ मार देता है। गांठ मारने के बाद वहाँ से खड़ा होता है और एसएसपी के कंधे पर हाथ रखने के बाद कहता है ऐसा करता था। जैसे ही एसएसपी ने ये बात सुनी, बाकी जो पत्रकार मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सबके सब देखकर उससे हैरान थे। लेकिन कातिल मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, ऐसा जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। दरअसल 250 गाँवों में उस कातिल की दहशत फैली हुई थी, हर कोई डरने लगा था। पुलिस वाले ये कहने लगे थे कि घर से कोई भी महिला अकेले न निकले, अगर वो अकेले निकलती है तो उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। लगभग 13 महीने तक वो ऐसे ही कत्ल कर रहा था और जब पकड़ा जाता है तो फिर लोग सुकून की, चैन की सांसें लेते हैं। आज की घटना सुनने के बाद शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि एक कातिल बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं के पास जाता था, उनसे कहता था कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। महिलाएं गाली देती थीं, छूने की कोशिश करता था तो वो धक्का दे दिया करती थीं और यहीं से कत्ल की कहानी की इबारत लिखनी शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। दरअसल शाही थाना क्षेत्र और शेरगढ़ जो मार्ग है उसके पास में एक बुझिया माइनर लगता है। इस मेन रोड से लगभग 200 मीटर अंदर की तरफ एक व्यक्ति गांव का ही अपने खेत में किसी काम के लिए गया हुआ था और जैसे ही ईख के खेत में वो कुछ काम कर रहा था तो वहाँ पर एक महिला पड़ी हुई थी, यानी कि उसकी लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही उस महिला को देखा वो बेहोश होकर उल्टे कदम, यानी कि उल्टे जैसे उसने अपनी आंखों से देखा, वो पागलों की भांति वो परेशान हो जाता है, पीछे हटता चला जाता है। ये बात है 2 जुलाई 2024 की सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा। वो परेशान हो जाता है, दौड़ता हुआ गांव जाता है और गांव जाने के बाद सीधा प्रधान पति के यानी कि राजकुमार के पास जाता है। कहता है कि मैंने ईख के खेत में एक लाश देखी है। जैसे ही प्रधान को ये बात पता चलती है, प्रधान नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना देता है कि साहब हमारे यहाँ गांव के जो जंगल है और शाही शेरगढ़ मार्ग जो लगता है वहाँ पर बुझिया माइनर है, उसके पास में ही एक ईख का खेत है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस के लिए एक नॉर्मल सी सूचना थी। पुलिस जैसे ही सूचना पाकर मौके पर पहुँचती है, वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। पुलिस ने जो इस लाश को देखा, पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं, पुलिस परेशान हो जाती है। दरअसल जो महिला थी, इस महिला का नाम होता है अनीता देवी, जिसकी उम्र 46 साल होती है। मरी हुई पड़ी हुई है, उसकी लाश पड़ी है और उसी के साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या के बाद उसके गले में एक गांठ बांध दी जाती है साड़ी के उस पल्लू से। बस ये जो गांठ थी, इस गांठ को देखने के बाद जितने लोगों तक ये बात पहुंचती है उतनी ही लोगों में दहशत फैल जाती है। लोग बहुत बुरी तरह से डरने लगते हैं। अब इस ज़िले के जो एसएसपी होते हैं अनुराग आर्य, साथ ही एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा, सीओ दीप शिखा, शाही थाना हो या शीशगढ़ थाना, शेरगढ़ थाना या फतेहगढ़ पश्चिम का थाना, जो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को देखने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतनी सारी पुलिस आई क्यों है। अगले दिन ये खबर अखबारों में छपने लगती है और जैसे ही 3 जुलाई 2024 को ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो खबर पढ़ने वाले भी सब परेशान हो जाते हैं। वाकायदा अगले दिन जो इस इलाके के एडीजी होते हैं रमित सिंह, वो भी पहुंचते हैं। वो भी जाने के बाद एक संदेश देते हैं कि घर से कोई महिला अकेले ना निकले और अगर अकेले निकलती हैं तो उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। अब इस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये महिला कौन है। दरअसल नाम तो इसका मैंने पहले बता ही दिया था। महिला का नाम अनीता देवी, जिसकी उम्र 46 साल के आसपास होती है। ये थाना शेरगढ़ का एक गांव लगता है होसपुर, वहाँ के रहने वाली होती है। इसके पति का नाम सोमपाल होता है। सोमपाल से पूछा जाता है कि ये यहाँ कैसे पहुँची। दरअसल गांव तो काफ़ी दूर था। तब उसने बताया कि 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास घर से निकलती है। बैंक वगैरह में कुछ काम था और उसे जाना था अपने मायके लगता है उसका थाना फतेहगंज पश्चिम के एक गांव लगता है खिरगा, वहां पर इसे पहुंचना था। लेकिन रात के 8 बज जाते हैं। 1 जुलाई 2024 को ये अपने घर नहीं पहुंच पाती।
अब जैसे ही सूचना मिलती है कि क्या ये अनीता घर पहुंच गई है। अनीता के 3 बच्चे भी होते हैं और तीनों बच्चे घर पे ही थे, वो अकेली गई थी। तो जब ये मायके नहीं पहुंचती है, मायके वालों से संपर्क किया जाता है, तो सोमपाल को पता चलता है कि वो घर ही नहीं पहुंची है। अब सोमपाल परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो अब अपनी पत्नी को रात भर तलाश करता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन मिलती ही नहीं है। 1 जुलाई को ये गायब हुई थी, 2 जुलाई को आखिरकार ये मिल जाती है। जब 2 जुलाई को मिलती है और जिस रूप में मिलती है, तो लोगों के होश फाख्ता होने इसलिए भी लाजमी थे क्योंकि पिछले 13 महीनों में लगभग 11 कत्ल हो चुके थे। ये 11वीं हत्या थी और सबका सेम पैटर्न था, एक जैसी हत्याएं होना। क्योंकि अगर हम हत्याओं की बात करें तो मई 2023 में कलावती, जो परतापुर गांव की रहने वाली महिला होती है, उसकी हत्या होती है इसी तरह से, इसी पैटर्न पर। लेकिन घर वालों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए इस महिला की जो बात थी वो दब जाती है। लेकिन ये बात बाद में खुलकर आती है जब घटनाक्रम की आगे चर्चा होनी शुरू होती है। दरअसल फिर 5 जून 2023 को शाही थाना क्षेत्र का गांव परतापुर की कलावती के बारे में बताया था। इसके 19 जून 2023 को शाही फतेहगंज पश्चिम रोड पर एक कुलछा की धानवती का शव जो गन्ने के खेत में मिलता है। 30 जून 2023 को शाही गांव के आनंदपुरा में चारा का लेने गई प्रेमवती, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। 22 जुलाई 2023 को खजुरिया की कुसुमा देवी की, उसका शव भी गन्ने के खेत में मिलता है। 23 जुलाई 2023 को सेवा ज्वालापुर की बीरावती का शव भी खेत में मिलता है। 19 अगस्त 2023 को खेरू की गोंटिया निवासी भीमवती का शव मिलता है। साथ ही 20 नवंबर 2023 को खरसैनी की दुलारू देवी का शव गन्ने के खेत में मिलता है। 31 अक्टूबर 2023 को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लखीमपुर की महमूदन का शव गन्ने के खेत में मिलता है। 26 नवंबर 2023 को शीशगढ़ के गांव जगदीशपुर की उर्मिला देवी का शव गन्ने के खेत में मिलता है। नवंबर 2023 में ही मीरगंज के गांव गुला की रेशमा देवी का शव झाड़ियों में मिलता है। और 2 जुलाई 2024 को ये होसपुर की रहने वाली अनीता का शव भी ईख के खेत में मिलता है। सभी महिलाओं को ज़्यादातर या तो झाड़ियों में मारा गया था या फिर ईख के खेत में मारा गया था। अब जब ये दहशत फैल जाती है, इस घटना पहले जब सबसे अंतिम घटना होती है 2023 के नवंबर में होती है, और ठीक अगली जो घटना होती है वो 2 जुलाई 2024 को होती है। कई महीने बीत जाते हैं। अब उसमें पुलिस ने कुछ घटनाओं का खुलासा भी कर दिया था। जैसे अगर रेशमा की बात करें या वीरा देवी हत्याकांड की बात करें या कुसुमा देवी की बात करें या फिर शांति देवी जो शाही मुबारकपुर की रहने वाली होती है, पुलिस ने इन घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था। लेकिन जब इन घटनाओं को आपस में लिंकअप किया गया, जोड़ा गया, तो 25 किलोमीटर के दायरे में लगभग 250 गाँव पड़ते हैं और 13 महीने में 11 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी। लेकिन 11 नहीं, 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी। 11वीं महिला का हत्या तो बाद में होती है। इसी बात को लेकर दहशत का माहौल था। इसके लिए टीम गठित की जाती हैं। साथ ही पुलिस ने लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हीं गांव के इसी इलाके में, खासकर 2, एक शेरगढ़ और एक शाही, इन्हीं इलाकों में आखिरकार हत्याएं क्यों हो रही हैं। पुलिस ने जब इसके लिए एक मीटिंग आयोजित की और मीटिंग आयोजित करने के बाद अब चाहे ग्राम प्रधान हो, चौकीदार हो, बीडीसी मेंबर हो या संभ्रांत लोग हों, उनके साथ बैठकर मीटिंग की कि कोई भी ऐसा क्लू मिलता है, कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है तो हमें जानकारी ज़रूर दी जाए। साथ ही पुलिस ने 22 टीमों का गठन किया। उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष सिपाही भी होते हैं और उनको गांव-गांव, घर-घर भेजा जाता है। ये जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी समय से मेहनत की जा रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ सफलता नहीं मिल रही थी। तभी 4 सिपाही ऐसे होते हैं शाही थाने के, जिसमें एक का नाम आरक्षी सरफराज होता है, एक का उत्तम कुमार होता है, शेखर वर्मा होता है, अमित चौधरी। तो इस घटनाक्रम के खुलासे में इन 4 सिपाहियों का अहम रोल बताया जाता है। दरअसल इन 4 सिपाहियों की जो ड्यूटी होती थी, उस ड्यूटी से अलग अब वो ना ढंग से सोते थे, ना ढंग से खाते थे, ना ढंग से आराम करते थे। ये 6 से 7 घंटे निकल जाया करते थे अलग अलग गाँव की तरफ, और अलग अलग गाँव में जाने के बाद हर छोटी से छोटी बातों के बारे में बात किया करते थे। किसी ने कुछ देखा हो, किसी ने कुछ समझा हो, कुछ भी ऐसी जानकारी, ताकि उस कातिल के, क्योंकि ये सीरियल किलर होता है और सीरियल किलर जो होता है वो किस तरह से एक ही पैटर्न पर हत्या कर रहा था। लगभग 2 थानों के 250 गांवों में दहशत फैल चुकी थी। अगर हत्यारा कौन है, पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। आखिरकार करें तो क्या करें। जब पुलिस ने सभी तरह की जो कोशिश थी, लगभग 1.5 लाख लोगों के जो नंबर थे वो भी सर्विलांस पर लगाए, रडार पर लगाए, लेकिन उससे भी कुछ
सफलता हाथ नहीं आती है। लेकिन 4 सिपाहियों ने सचमुच कमाल कर दिया। जब 4 सिपाही अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों से, अलग अलग महिलाओं से, खेत पे जाने वाली महिलाओं से बात करते थे, तो खासकर इन हत्याओं के पीछे एक चीज़ तो ज़रूर थी। जब भी हत्या होती थी तो महिला सिंगल होती थी, अकेली होती थी। अब ऐसी स्थिति में अब ये जानकारी मिलती है, मुखबिर की बात हो या फिर महिलाओं के जो कुछ स्केच बनाने शुरू करें। स्केच से तैयार होने के बाद 3 स्केच सामने आते हैं और स्केच 6 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार कातिल जो इन्हीं से मिलता जुलता है। तभी महज 2 ही दिन हुए थे, यानी कि 8 अगस्त 2024 को ये सूचना मिलती है कि शाही थाना क्षेत्र के एक मचान पर एक व्यक्ति है जो कि इन स्केच से, यानी कि जो चेहरा बनाया गया था एक आर्टिस्ट के माध्यम से, उससे काफ़ी मैच करता है। अब पुलिस ने जाकर उसको पकड़ लिया। दरअसल वो ऐसा लग रहा था देखने में जैसे मंदबुद्धि हो, जहाँ ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बात करते हैं तो हंसने लगता है। अब उसको थाने लेके आते हैं और थाने लाने के बाद उससे जब बातचीत कर रहे थे तो जब वो बताता है, जिस रूप में वो बताता है, आप लोगों ने रमन राघव 2 फिल्म देखी होगी जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसका रोल अदा किया है। अगर फिल्म देखी होगी तो आपको सहज अंदाज़ा लग सकता है कि कितना खतरनाक, कितना शातिर किस्म का ये व्यक्ति रहा होगा, जिसको देखने के बाद लगता ही नहीं देखने के बाद कि वो इतना शातिर हो सकता है। दरअसल अगर इसके हम बात करें तो थाना नवाबगंज का एक गाँव लगता है बांकरपुर समूआ, वहाँ का रहने वाला होता है। इसके पिता का नाम बाबूराम होता है। बचपन में इसकी माँ ख़त्म हो जाती है तो इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। पिता जब दूसरी शादी कर लेते हैं तो इसकी जो सौतेली माँ होती है इसको किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से पीट दिया करती थी, खूब मारा करती थी। जब उसका मन भर जाया करता था तो अपने पति से कहा करती थी कि इसने ये गलतियाँ की हैं, इस तरह से गलती कर रहा है। ये बचपन से ही थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप कर रहा था, इसलिए इसके पिता को गुस्सा आता था और पिता भी पीटने लगता था। तो इसलिए इसे घर में बहुत ज़्यादा नफरत सी होने लगती है, माँ से भी और पिता से भी। हालांकि वो अपनी माँ और पिता से इतना डरता था कि उन्हें कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। और साल 2014 में इसकी शादी भी हो जाती है। भानपुर गांव की एक लड़की होती है लोंगश्री नाम की, जो कि विकलांग होती है, लेकिन शादी हो जाती है। लेकिन इसने अपनी पत्नी को भी इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, परेशान किया, बताया जाता है कि उसको भी 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। साल 2018 में वो इस घर से हमेशा के लिए अलविदा कह देती है, चली जाती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है। व्यक्ति का नाम होता है कुलदीप गंगवार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। अब ये कुलदीप गंगवार, ये अपने जिसकी पत्नी छोड़ चली जाती है, घर तो रहता है लेकिन घर में जब मार पिटाई होती है तो इसे कुछ तो वक्त काट लेता है। लेकिन साल 2023 में आखिरकार ये अपने इस घर को छोड़ देता है जो बाबूराम का घर होता है, और ये अपनी बहनों के पास चला जाता है। इसकी बहन 2 अलग बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी हैं। एक सब्जीपुर खाता गांव की में रहती है और दूसरी आनंदपुर गांव में रहती है। तो ये कभी तो अपनी बड़ी बहन के पास, तो कभी छोटी बहन के पास, कभी किसी रिश्तेदार के पास, वहाँ जाकर अपना रुक जाता है। और सुबह ही अपने घर से खाना वाना खाकर घर से निकल गया। ये कभी भी अपने पास मोबाइल नहीं रखता था, मोबाइल था ही नहीं इसके पास। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि ये कभी भी सीधे रास्ते नहीं चलता था। जैसे आप देखते होंगे चौड़े रास्ते जिन पर गाड़ी चलती हैं, बाइक चलती हैं या फिर और बड़े वाहन चलते हैं, उन पर कभी नहीं चलता। लेकिन गाँव के जो छोटे रास्ते होते हैं, जिसको गाँव में कई बार बटिया बोल देते हैं, उन ऐसे छोटे छोटे रास्तों को जो लोगों द्वारा खुद पैदल चलने पर वो बन जाते हैं, ऐसे रास्ते पे चलता था। हालांकि पुलिस ने उस कातिल को ढूंढने के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और हर जगह लगाए थे, लेकिन ऐसी जगह पर कैमरे नहीं लगाए थे जो बटिया टाइप की जो होती हैं, जहाँ पर लोग पैदल निकल जाते हैं। अब इसी तरह से इसका आना जाना लगा रहता था। और इसने मई में जो पहला कत्ल किया था, जिस महिला का नाम होता है कलावती, इसका जो पहला कत्ल किया था, तो उस ये महिला अकेली मिल जाती है और इस महिला को देखने के बाद इसकी नीयत ख़राब हो जाती है। हालांकि इस महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है। इस महिला के पास जाता है और जाने के बाद उससे बातचीत करने लगता है। महिला भी इसको रेस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन इसने महिला से छूटते कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जैसी बात संबंध बनाने की आती है, तुरंत ही इस महिला को गुस्सा आ जाता है और महिला इसको गालियाँ देने लगती है। और जब इसने उस महिला को छूने की कोशिश की तो धक्का दिया। ठीक इसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिस तरह से माँ ने इसे बचपन से ही पीटना शुरू कर दिया था, सौतेली माँ ने। तो इसे बहुत बुरा लगता है कि आखिरकार ये महिला इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसने इधर उधर चारों तरफ को देखा, क्योंकि वहाँ कोई ना दूर दूर तक आदमी था। तभी इसने उस महिला को पकड़ा और उसकी हत्या कर देता है। इसी तरह से लगातार ये हत्या का सिलसिला इसका चलता रहता है। अब चाहे वो धानवती मौर्य हो या फिर उर्मिला हो, दुलारो हो या शेरगढ़ की रहने वाली अनीता देवी हो, महमूदन हो या फिर रेशमा देवी, वीरा देवी, कुसुमा देवी और शांति देवी, इसी तरह से बारी बारी से लगातार हत्याएं कर रहा था। हत्या का पैटर्न एक ही होता है। उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था, विरोध करती थी तो ये उसका गला दबा देता। अगर उन्होंने महिला ने साड़ी पहनी हुई तो साड़ी के पल्लू से उसने उसका इस्तेमाल किया, या फिर महिला ने अगर सूट सलवार पहने तो उसके पास अगर उसने
दुपट्टा होता था तो उससे उसका दुपट्टे से गला घोंटता था। और जब जिस तरह से ये हत्या करता है, जब ये पकड़ा जाता है, पुलिस वाले से पूछते हैं कि किस तरह से हत्या करते थे, पत्रकार इसे सवाल कर रहे थे, तब ये एक रिहर्सल करता है पुतले पर और पुतले को गिराकर जिस तरह से उसकी हत्या करता है। जब इसने गांठ लगाई उसके पुतले पर जो दुपट्टा था, तो उस गांठ उसने लेफ्ट साइड में, जो इधर ये साइड होता है, इस साइड में जो गांठ लगाई, तब सब के सब भौचक्के रह जाते हैं। उस वक्त तक तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है पुलिस की कहानी में कोई झोल हो, लेकिन पुलिस इस कातिल को ढूंढने के लिए 13 महीने से लगातार मेहनत कर रही थी और पिछले 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जब 2 जुलाई को इस अनीता देवी की हत्या होती है और जो 250 गाँव में दहशत फैल जाती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बात लखनऊ तक पहुँच जाती है, लखनऊ से लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। हालांकि इस बीच में 2 ऐसे एसएसपी बदल जाते हैं, लेकिन अनुराग आर्य ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, टीम गठित की और 4 सिपाहियों ने, जिनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, इसमें सरफराज, उत्तम कुमार, शेखर वर्मा, अमित चौधरी, इनकी मेहनत से कातिल पकड़ा जाता है। और जब कातिल पकड़ा जाता है तो एसएसपी के कंधे पर हाथ रखकर बताता है कि मैं ऐसे मारता था, और वो हंसने लगता है। तो वाकई ये बहुत ही डरावना सीन था, देखकर शायद भविष्य में हो सकता है कि आपको इस विषय पर कोई फिल्म भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आपको ये भी बताना है कि जिस तरह से पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है, इससे ये बताया जा रहा है कि ये जितनी भी हत्याएं थीं 11 की 11 इसी व्यक्ति ने की हैं, लेकिन 6 हत्याओं को इसने स्वीकार किया है और पुलिस 4 घटनाओं को खुलासा भी कर चुकी थी। अब क्या वो जो खुलासा कर चुकी थी, तो पुलिस के डंडे की मार से क्या उन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था कि हमने हत्याएं की हैं, या वाकई सचमुच उन्होंने हत्या की हैं? अभी इस पैटर्न की, इस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है कि हत्याएँ क्या वाकई जो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, क्या उन्हें वो छोड़े जाएंगे या वो वाकई सलाखों के पीछे रहेंगे? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस अभी हर एक पहलू पर छोटी छोटी पड़ताल भी जुटी है। लेकिन इस हत्याकांड ने, जो लगातार हत्याएं हो रही थी, उसने इलाके में दहशत फैला दी थी, लोगों को परेशान कर दिया था। जाते जाते आज हसनपुर के रहने वाले हैं मोहम्मद ज़ियान खान, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विक्रम सिंह, सुभाष मल्होत्रा, दीपचंद यादव, ताजुद्दीन सुल्ताना, देशराज प्रजापति, मोहम्मद अरशद खान, सुरजीत पटेल हैं, प्रेमलता, गणेश ठाकुर, इमरान अब्बासी, मोहम्मद सैफ, हरिप्रसाद सिंह, हर्ष कुमार, शुभम पांडे, मलखान सिंह, भास्कर, भावेश, निशा कौर, नारायण सिंह, गुड्डू सिंह, सुनीता प्रजापति। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।